मंचासीन हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष श्री प्रशांत शर्मा जी, मेरे साथ सहयोगी जिनको मैंने एक दायित्व दिया था, मेरे से पूर्व के मंच के जितने साथी हैं सभी का नामों का उल्लेख करते हैं, मोहनलाल ग्यारा जी, जिससे कि मैं सम्मानित मंच कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। और जितने मेरे साथी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या पीछे तक? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे तक? तो हाथ जोर से बोलेंगे। आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? कुछ आगे आई है आवाज़। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है क्या? तो एक काम करना है, जितने लोगों के हाथ में झंडा है, इस झंडे को हम नीचे रख लेंगे, हाथ में नहीं रखेंगे, अब थोड़ी देर नीचे करेंगे बच्चे, ठीक है? थोड़ी देर इस हाथ को अपने, तो थक गए हो काफी देर से, हम लोग काफी देर से झंडा लेके खड़े और सुंदर लग रहे थे। जितने बच्चे यहाँ आए थे, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम इसको नीचे रखेंगे और कुछ ही देर में हमारे बीच में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और मेरे बाद आदेश गुप्ता जी अपनी बात रखने वाले हैं। अभी जब मोहनलाल ग्यारा जी बात कर रहे थे तो उन्होंने जानकारी दी कि कैसे संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के चलते आदेश जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों को घुटने टेकने पड़े और आज ये हासिल हुआ कि दोनों के दोनों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि किस समय वो पल आएगा, वो दिन आएगा जब दिल्ली का भ्रष्टतम आदमी, दिल्ली का जो हम नारे लगा रहे थे मंच के ऊपर की गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, कि ऐसा व्यक्ति जिसको हमने चोर की संज्ञा दे दी, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम चोर कह के संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उसके अभी दिल्ली की जनता प्रतीक्षा में कि कब वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा। आप लोग देखना चाहते नहीं देखना चाहते उसको जेल की सलाखों के पीछे? बोलें जोर से, क्या केजरीवाल जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? वो चोर है। और बाकी बातें मैं बताता हूं, कोविड काल हमसे भूला नहीं है, कोरोना काल हमसे किसी से भूला नहीं, जितने साथी यहां बैठे हैं। हर व्यक्ति घर में दुख था, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी और मौत तांडव कर रही थी। शमशान तक जाकर के वहां भी लाइन लगा करके आखिरी के समय में दाह संस्कार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। यह दृश्य देखे हमने। और अगर उसका कोई दोषी अगर है तो केवल केजरीवाल है। उसने मजबूर किया दिल्ली को, उसने दिल्ली को रुलाया, दुखी किया, दर्द दिए। और जिस समय दिल्ली ये सब झेल रही थी, उस समय वो अपना महल खड़ा कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। एक तरफ दिल्ली झंडू बनी हुई थी, बहुत हाहाकार कर रही थी और वो अपना भवन निर्माण में लगा हुआ था। जब दिल्ली के अंदर उन्होंने फरमान जारी किया कि दिल्ली में एक भी घर बन नहीं सकता, एक भी निर्माण कार्य हो नहीं सकता, लेकिन उस समय उन्होंने उस निर्माण कार्य का प्रारंभ रखा और अपने सपनों के घर को, अपने सपनों के भवन को, राजमहल को बनाया। कहा करते थे कि केवल 2 कमरे के घर में रहेंगे, केवल 4 कमरे का घर लेंगे। एक एफिडेविट दिया चुनाव से पहले। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब एक वीडियो दिखा करके आप शीला दीक्षित से पूछा करते थे कि कौन सी औकात के चलते उसने 15 एसी अपने बाथरूम में अपने घर पे लगाए। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कौन सी औकात के चलते अपने घर पर 22 एसी लगाए? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन 4 कमरे के घर में रहने की बात करने वाले 4 बड़ी बड़ी कोठियों को तोड़ करके उसमें रहने का उन्होंने वादा उनके अंदर रहा। अब आडंबर तो बहुत रचा उन्होंने, स्वांग तो बहुत रचा उन्होंने कि कैसे मैं एक आम आदमी दिखूं, एक खुली सी शर्ट पहन करके, एक नीचे रबड़ की चप्पल पहनकर, एक 2 रुपए का पेन जेब में लगा करके स्वांग रचा, नाटक किया। लेकिन उनकी पोल तब खुल गई जब एक मीडिया हाउस ने जाकर के उनके शीश महल को उजागर किया। और शर्म आनी चाहिए कि जिस समय जो टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता के इलाज पे लगना चाहिए था, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य पे लगना चाहिए था, यहाँ पे सड़क बनने में लगना चाहिए था, खड़ंजे में लगना चाहिए था, पानी की सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी,
लेकिन वो पैसा उन्होंने वहां छोड़ करके लगभग 171 करोड़ रुपया केवल अपने भवन बनाने में लगाया। शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को? जोर से बोले, शर्म आनी चाहिए नहीं ऐसे व्यक्ति को? आनी चाहिए। तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? जेल। उसकी सजा क्या होनी चाहिए? तो उस जेल की सजा का हम इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, जब भी तानाशाह जो तानाशाह आए, उनको लगता तो ऐसे ही था कि हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में जनता की सेवा तो नहीं कर रहे थे। अपने राजविलास के लिए, अपने भोग के लिए, अपने जो आडंबर रचने थे उसके लिए सारा प्रपंच रच रहे थे। और काठ की हांडी मुझे लगता है बार बार नहीं चढ़ सकती। दिल्ली की जनता ने उनको देख लिया कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली की जनता को लूटा और छला। हम माफ नहीं करने वाले उनको, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा और उसके अंदर हाथ नहीं बटाए। और जितने लोग यहाँ आपके साथी बैठे हैं और तमाम साथी जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे बैठे हैं, उनको साधुवाद है। जब कोरोना काल के अंदर ये केजरीवाल और केजरीवाल के गुर्गे करके घर बैठे थे, पूछ दबा करके घर बैठे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो आपके बीच में आकर के आपकी मदद की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सिपाहियों की पार्टी है जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो सबसे पहले वो अपने घर से बाहर निकल के लोगों की मदद करने को तैयार होते हैं। और हमारे पास लंबी सूची है जिन लोगों ने उस समय शहादत हो गई, जिनकी कोरोना काल के अंदर लोगों की मदद करते हुए कोरोना से संक्रमित हुए और वो उनकी जान चली गई। बहुत लंबी सूची है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन केजरीवाल एक व्यक्ति का नाम बता दे जो उस कोरोना काल के अंदर उनका मंत्री या उनका नेता निकल के बाहर आया हो मदद करने के लिए। लेकिन उसके विपरीत उसका आचरण देखे। मदद तो बहुत दूर, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास की जो ऑक्सीजन आनी थी, जो लिमिटेड सोर्स की ऑक्सीजन आनी थी, उसको 4 गुना ज्यादा मांगा, 5 गुना ज्यादा मांगा, जिससे कि केंद्र की व्यवस्था चरमार आ जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, उसका नाम मोदी जी के ऊपर आ जाए, उसका इल्जाम के मोदी जी के ऊपर आ जाए। लेकिन आज भी मोदी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। उसने जितनी ऑक्सीजन कही उतनी ऑक्सीजन दे दी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली को वो सुचारू रूप से चला नहीं पाया। मौत ने तांडव किया। और उसके बाद उसकी हिमाकत तो देखे कि उसने उसी समय, जिस समय दिल्ली में तांडव चल रहा था मौत का, अपने भवन को एक के बाद मरब बनाना शुरू कर दिया। और अचरज की बात तो यह है, जिस समय जब कोई भी सरकारी काम होता है, आवंटित किया जाता है और सरकारी मकान बनता है, उस सरकारी मकान में सरकारी कर्मचारी जो ऑफिसर होते हैं उस मकान को बनाते हैं। लेकिन यहाँ केजरीवाल जी की श्रीमती जा जाकर पर्दा सिलेक्ट करती थी, उनकी श्रीमती जी जा जाकर कोमोड सिलेक्ट करती थी, उनकी श्रीमती जी जा जाकर के हमारे मध्य में बहुत ही ऊर्जावान और हमारे यशस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह भदौड़ी जी हमारे बीच में जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। और एक आखिरी बात कह करके, क्योंकि ये अगर 171 करोड़ रुपया लग गया तो केवल आप उस बात की चिंता करें, उस बात का ध्यान करें, जब हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर केजरीवाल के सामने आंखों में आंखें डाल करके रामवीर सिंह भदौड़ी जी ने उससे पूछा था कि ये शराब नीति तुम दिल्ली में लेकर के आ रहे हो, इसके पीछे घपला है, ये वापस होनी चाहिए, और यदि घपला निकला तो मैं इस सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और उस समय उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन जिस समय सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी प्रारंभ की, तब उसको उस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। तब ध्यान में आया कि 2% से 12% उन्होंने उस जो कमीशन मिलती थी उसको बढ़ाया ठेकेदारों को फायदा करने के लिए। लेकिन वो बाद में पता लगा कि उस 2% को 12% इसलिए बढ़वाया था कि 6% उसमें से वो वापस ले पाए, 6% कमीशन वो वापस ले पाए किकबैक के रूप में। और यकीनन जो ये राजमहल बना है इसके अंदर भी उन्होंने इसी प्रकार की किकबैक ली होगी, ठेकेदारों को बड़े दाम पर ठेके दिए होंगे और पैसे की वापसी ली होगी। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद, नमस्कार।